नमस्कार, मैं धीरेन्द्र श्रोबिंदु सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस लाइव वेबिनार पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है श्री औरोबिंदो सोसाइटी द्वारा और इसे स्पॉन्सर कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक। नवाचारों की इस कड़ी में हम जिस राज्य के नवाचारों पे आपसे चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, जिस राज्य के नवाचार हम आपसे साझा कर रहे हैं, उस राज्य का नाम है उड़ीसा। मतलब हम उड़ीसा राज्य के नवाचारों को आपसे आज साझा कर रहे हैं और इसी कड़ी में मैं आज आपके साथ 3 नवाचार साझा करने जा रहा हूँ। मैं नवाचारों के बारे में आपसे चर्चा परिचर्चा करूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न, कोई भी क्वेश्चंस हैं इन नवाचारों से संबंधित या फिर केस स्टडी से संबंधित जो मैं आज आपके साथ साझा करूँगा, या फिर आपके मन में कोई प्रश्न है कि किस तरीके से आप नेशनल लेवल पर अवार्ड प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने नवाचार हम तक भेज सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी ऐसे प्रश्न, कोई भी ऐसे क्वेश्चन, कोई भी ऐसी जिज्ञासा, कोई भी ऐसी शंका है इस प्रोग्राम जिसका नाम ZIII है, जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव, या हिंदी में शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार है, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में ये थॉट है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल आपका स्वागत करता हूँ। वेबिनार के अंत में आपको समय दिया जाएगा जहाँ पे आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव इस वेबिनार के माध्यम से सिर्फ मुझ तक ही नहीं बल्कि देश के उन तमाम शिक्षकों तक, उन तमाम व्यक्तियों तक जो हमें किसी भी ऑनलाइन मीडियम जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब या जूम के माध्यम से देख रहे होंगे, आप अपने विचार, अपने अनुभव उन सभी तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले नवाचार के साथ, जिसका नाम है स्प्रेड द जॉय ऑफ एजुकेशन, या फिर शिक्षा के हर्ष को या खुशी को फैलाओ या फैलाना। शिक्षा की अगर हम बात करें कि शिक्षा है क्या, आखिर शिक्षा का मतलब क्या है, तो शिक्षा की अगर बात करूं तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखने और सिखाने की क्रिया या प्रक्रिया। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षा है। शिक्षक शिक्षा मानव को एक अच्छा इंसान बनाती है। शिक्षा में ज्ञान, उचित आचरण और तकनीकी दक्षता, शिक्षण और विद्या प्राप्ति आदि समाविष्ट है। इस प्रकार यह कौशलों, व्यापारों या व्यवसायों एवं मानसिक, नैतिक और सौंदर्य के उत्कर्ष पर केंद्रित है। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उस व्यक्ति को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा वो प्रक्रिया है जिसमें मौजूदा पीढ़ी अपने द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान अपनी अगली पीढ़ी में संग्रहित करती है या ट्रांसफर करती है। शिक्षा किसी भी समाज को एक बेहतर तरीके से चलाने के लिए और किसी भी समाज को तबाह करने के लिए काम आ सकती है, ये काम आती है। निश्चित तौर पर शिक्षा को मैं इसलिए भी तबाह वर्ड मैंने यूज किया क्योंकि हम समझे कि शिक्षा का महत्व क्या है। अगर शिक्षा सही तरीके से नहीं दी गई या सही जानकारी हम अगली पीढ़ी तक प्रेषित नहीं करते, तो यकीन माने हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं अपनी संस्कृति, अपने समाज के साथ। वहीं दूसरे तरीके से अगर शिक्षा इस प्रकार की हो जहां बच्चा अपना संस्कृति, दूसरों की मदद की भावना, जो जन्मजात उसके अंदर गुण है, उनका विकास हो सके, तो निश्चित तौर पे देश बेहतर तरक्की करेगा, बेहतर प्रगति करेगा और हम समाज को एक सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य व्यक्ति दे पाएंगे। और इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। पर होता क्या है कि कुछ एरियाज में या कुछ जगहों पे शिक्षा बेसिक राइट या बेसिक ह्यूमन राइट होने के बावजूद भी, आप सब जानते हैं कि राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को बेसिक एजुकेशन मुफ्त।
एनईपी के बाद थोड़े से चेंजेस हुए, जब चेंजेस इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो हम फिर उनकी बात करेंगे। तो अगर मौजूदा की बात करें तो 14 साल तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन या शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा उपलब्ध है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं या बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फिर भी शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं या शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। और क्योंकि जैसे मैंने कहा, शिक्षा ही हमें बेहतर नागरिक बनने के लिए प्रेरित करती है, बेहतर नागरिक बना सकती है। शिक्षा से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अगर समाज के सभी व्यक्ति शिक्षित हैं, लिटरेसी रेट अच्छा है, तो निश्चित तौर पर उस देश में गरीबी कम होगी, उस देश में रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध होंगे, ज्यादा नौकरियां, ज्यादा इंडस्ट्री, ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा उद्योग, ये सब कुछ बेहतर तरीके से होगा। और लोग अगर शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो निश्चित तौर पे ज्यादा अच्छे तरीके से मौजूदा संसाधनों का इस्तेमाल करना भी जानते हैं और समझते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए टीचर ने, जिनका नाम है मदन मलिक सर, जो कि सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल खोर्धा से है, उड़ीसा से, उन्होंने इनोवेटिव आइडिया दिया कि शिक्षा की खुशियों को फैलाना, या स्प्रेड जॉय ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत टीचर ने कहा कि सर मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद मैं उन्हें ये सिखलाता हूँ कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है किसी भी कारणवश। तो आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी होती है या बनती है कि हम एक दूसरे की मदद करें। अगर हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे, सब शिक्षित होंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा देश प्रगति करेगा। बच्चों से ही पूछते हैं कि अच्छा बच्चों, आप चाहते हो कि नहीं कि हमारा देश ग्रो करे, हमारे देश में बहुत पैसा हो, लोग बहुत अच्छे तरीके से लाइफ जिए, आपको लगता है नहीं लगता है? ऑब्वियसली बच्चे बोलेंगे। टीचर बच्चों से ही पूछते तो बताइए, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं देश की बेहतरी के लिए? ऐसा कौन सा तरीका है जिससे लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स मिल सकते हैं और अच्छे बिजनेस कर सकते हैं, एक्सेट्रा। टीचर बच्चों से डिस्कस करते हुए उन्हें शिक्षा तक लेके जाते हैं कि अच्छा बताइए, जॉब आप स्कूल क्यों आते हैं, क्यों भेजते हैं आपके पेरेंट्स? बच्चे ही बोलेंगे कि सर क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अच्छा पढ़े लिखे। टीचर पूछते हैं अच्छा पढ़ लिख जाएंगे तो आप क्या करेंगे? तो बच्चे बोलते हैं सर हमें अच्छी जॉब मिलेगी। टीचर ने कहा बिल्कुल, अगर आप पढ़े लिखे हुए तो अच्छी जॉब करोगे और सब लोग जॉब कर रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर देश बेहतर तरीके से तरक्की करेगा। और इसीलिए, क्योंकि हम सब, आपने ही कहा कि हम चाहते हैं कि देश बेहतर प्रगति करे, तरक्की करे, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना बच्चों कि हम अब उन सारे लोगों को भी पढ़ाएं जिन्हें शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो आप ऐसे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। इसके अंतर्गत टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं कोई टॉपिक, पढ़ाने के बाद वो टीचर्स ऐसे बच्चों का चुनाव करते हैं, बच्चों का टेस्ट लेते हैं, जिससे उनका रिकैप्चुलेशन हो सके, बच्चे पुनरावृत्ति कर सके, रिवीजन कर सके टॉपिक को। रिवीजन करने के बाद बच्चों को बोला जाता है कि चलो हम इस एरिया में जाएंगे, कोई जो कि झोपड़ी वाला एरिया ले सकते हैं, या ऐसी जगह पे एरिया जहाँ पे अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं। और फिर वहां पे ये बच्चे शिक्षक की मौजूदगी में जाकर के उन बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट है उनको पढ़ाने का कार्य करते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों के अभिभावकों को भी प्रेरित किया जाता है शिक्षक द्वारा कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और जब ऐसे अभिभावक स्वयं दूसरे बच्चों को, जो उन्हीं के लगभग हम उम्र बच्चे हैं, इन बच्चों को पढ़ाता हुआ देखते हैं, तो उनके मन में भी एक भाव आता है कि अगर ये बच्चा पढ़ा सकता है तो मैं क्यों नहीं, और या मेरा बच्चा क्यों नहीं, मुझे भी अपने बच्चों को स्कूल। इसके साथ ही समाज के वो अभिभावक भी जब देखते हैं कि उनका बच्चा किसी को पढ़ा रहा है, तो उनके मन में भी आता है कि मैं भी लोगों की मदद करूं, और वो भी लोगों की मदद करने में जुटते हैं। समुदाय की सहभागिता इससे बढ़ती है। इसके साथ ही ऐसे बच्चों को जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट हैं, उनको टीचर कभी स्कूल आने के लिए भी मौका देते हैं, आमंत्रित किया जाता है उन्हें, जिससे ये बच्चे स्कूल के एटमॉस्फेयर को, स्कूल के माहौल को देख सकें, और इनमें भी एक इंटरेस्ट पैदा किया जा सके कि ये विद्यालय आए और शिक्षा ग्रहण करें। धीरे धीरे, अभी तो ये बच्चे जा रहे थे, जो स्कूल स्टूडेंट्स है वो जा रहे थे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट को पढ़ाने। धीरे धीरे एक टाइम आता है कि जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट थे
जो शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे या स्कूल नहीं आते थे, धीरे धीरे अब उनका भी एडमिशन होने लगता है। वो भी इस स्कूल के एजुकेशन के महत्व को समझने लगते हैं और साथ ही साथ जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इसके स्कूलिंग के इंटरेस्ट को समझने लगते हैं या फिर एजुकेशन के इंटरेस्ट को समझने लगते हैं। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जो अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट थे, उनको भी मेन स्ट्रीम एजुकेशन में शामिल किया गया। दूसरा, जो ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ये जब दूसरे बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इनके अंदर एक एम्पैथी का भाव जागृत होता है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चों का सेल्फ रिवीजन बेहतर तरीके से होता है, समाज में एक दूसरे के मिल कर मदद करने की भावना जागृत होती है बच्चों के अंदर और एक बेहतर सामंजस्य स्थापित होता है समुदाय के बीच। बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना भी निश्चित तौर पर जागृत होती है। जैसे 6-7 फायदे मैंने आपके सामने रख दिए, जो निश्चित तौर पर इस इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप शिक्षकों को देखने को मिलेंगे। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जो कि है केस स्टडी, खेल खेल में शिक्षा के अंतर्गत। खेल खेल में शिक्षा नवाचार आपको लगभग ज्यादातर, या मैं ऐसा कहूंगा कि लगभग हर राज्य की नवाचार पुस्तिका में आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि खेलना बच्चों की मौलिक गुण है या बच्चों का मौलिक स्वभाव है। बच्चा पैदा होता है तो अगर वो रो नहीं रहा है, अगर वो सो नहीं रहा है, तो जो भी एक्टिविटी कर रहा है, हाथ पैर हिला रहा है और कोई पूछता है बच्चा क्या कर रहा है, तो हम यही कहते हैं कि बच्चा खेल रहा है। और इसी खेल खेल की प्रक्रिया में बच्चे चलना, दौड़ना, बोलना, बात करना इत्यादि बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। जब बच्चों की मौलिक प्रक्रिया ही शिक्षा है, जब वो शिक्षा के माध्यम से कई 2-3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल्ली की बात करो, दिल्ली में कोई मराठी बच्चा है या उसके माता पिता मराठी बोलते हैं, तो बच्चा मराठी भी बोलने लगता है, दिल्ली भी बोलने लगता है, पंजाबी भी बोलने, मतलब दिल्ली ऐसे हिंदी भी बोलने लगता है और पंजाबी भी बोलने लग जाता है, और थोड़ा और बड़ा हुआ तो इंग्लिश का नॉलेज भी रख लेता है। तो बड़ी आसानी से खेल खेल में बच्चे सीख लेते हैं। टीचर ने कहा कि सर जब खेलना बच्चों की मौलिक प्रक्रिया है, मौलिक स्वभाव है, मौलिक गुण है, तो क्यों ना खेल खेल के माध्यम से ही बच्चों को सिखाने का प्रयास किया जाए। विशेष तौर पे अगर रिवीजन खेल खेल के माध्यम से कराया जा सके तो ये बहुत आसान होगा। बच्चे जीतने के लिए खेल में निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि वो पढ़े, और अब पढ़ेंगे तो सही उत्तर देंगे, सही उत्तर देंगे तो जीतेंगे। टीचर ने इसीलिए रिवीजन में खेल खेल में शिक्षा नामक केस स्टडी का इस्तेमाल किया, जिसमें पहला है ग्रिड गेम। ये इनोवेटिव आइडिया दिया ज्योति प्रकाश महाराणा मैम ने, जो कि उत्तराना यूजीयूपी स्कूल पुरी सदर ब्लॉक पुरी से। इन्होंने कहा कि सर इससे फायदा क्या होता है खेल खेल में शिक्षा में। उन्होंने पहला जो इनोवेटिव आइडिया दिया वो ग्रिड गेम। ग्रिड गेम एक बहुत ही रोचक और बहुत छोटा सा लेकिन बेहतर नवाचार है। ग्रिड गेम नवाचार के अंतर्गत टीचर ने कहा सर मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक पढ़ाने के बाद कई बार होता है हम बच्चों से कहते हैं बच्चों कल सब पढ़ के आना क्योंकि कल मैं टेस्ट लूंगी या टेस्ट लूंगा या पूछूंगी या पूछूंगा। तो अक्सर होता है कि बच्चे या तो पढ़ करके नहीं आते और कई बार टेस्ट के डर से स्कूल ही नहीं आते। टीचर ने कहा सर बच्चों को भी खेल बहुत पसंद होता है। दुनिया में ज्यादातर बच्चों को आप देख लीजिए, हो सकता है किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे खेलने कूदने में इंटरेस्ट नहीं होगा। और इसीलिए टीचर ने कहा कि सर मैंने क्या किया, मैंने कोई टॉपिक पढ़ा उसके बाद मैं कहता हूँ कि बच्चों कल पढ़ के आना क्योंकि कल हम एक बहुत रोचक खेल खेलने जा रहे हैं और कल अगर आपको खेल में जीतना है तो अपने को निश्चित तौर पर पढ़ के आना पड़ेगा। अब सर और मैम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो हार, या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हारना चाहता हो। हारना कोई नहीं चाहता, सभी को जीत पसंद है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बच्चों को भी सीखना पसंद है, राइट। अब बच्चे स्कूल आते हैं, टीचर ने ग्रिड गेम का खेल खिलाया, टीचर चाहे तो 2 ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप ए बना दिया, ग्रुप बी बना दिया, या फिर बच्चे चाहे तो उसका कोई यूनिक नेम भी अपने ग्रुप का रख सकते हैं। टीचर ने कहा जिस बच्चे को बुलाया जाएगा वही बच्चा आएगा। मुंह से, अगर आप मुंह से नहीं बोलना है कुछ, अगर आप बोलोगे तो आपका -1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। बोर्ड पे मार्किंग लिखी ग्रुप ए ग्रुप बी। अब इसके बाद टीचर ने क्या किया, टीचर ने ग्रुप ए के बच्चे को बुलाया। मान लीजिए टीचर ने पढ़ाया था सौर के परिवार में पृथ्वी नामक चैप्टर या सोलर सिस्टम के बारे में टीचर ने कुछ
बताया था, चैप्टर पढ़ाया। अगले दिन बच्चे आए, टीचर ने जमीन पे चौक की मदद से खांचे बनाए, स्क्वायर ग्रिड्स बनाए। अब टीम में से बोला है एक बच्चे को, मैंने कहा अच्छा बताओ सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बच्चा आया और अर्थ पे खड़ा हो गया। टीचर ने कहा कि आपको सिर्फ आगे खड़ा होना है, जो डिब्बे पे नाम लिखा हुआ है। टीचर ने हर खाने में अलग अलग ग्रहों के नाम लिख दिए। टीचर ने कहा अच्छा बताओ सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। बच्चा आया और पृथ्वी पे, टीम एक से आया और पृथ्वी पे खड़ा हो गया। टीचर ने कहा कि पृथ्वी तो गलत आंसर है, चलो टीम बी से कोई बच्चा आओ और बताओ कि सही आंसर क्या होगा। आप आगे खड़े हो, और टीम बी से एक बच्चा आया और वो मरकरी में आकर के, बुध पे आकर के खड़ा हो। टीचर ने कहा सही जवाब है, आप खड़े रहिए। और जिसने गलत जवाब दिया था उसे साइड में खड़ा कर दिया। इसी तरीके से टीचर एक एक करके बच्चों को बुलाते हैं। अंत में जिस ग्रुप के बच्चे सबसे ज्यादा उस खाने पे खड़े होते हैं, खानों पे खड़े होते हैं, उस टीम को विजेता घोषित किया जाता है। अब इससे होता क्या है कि वो बच्चा जो हार, जिसकी वजह से टीम हार गई, दूसरे बच्चे भी उसे बोलते हैं कि तुम पढ़ के नहीं आते हो, तुम्हारी वजह से हम हार जाते हैं, कल से तुम पढ़ के आना। और अगले दिन जब वो बच्चा आता है तो पहली बात पढ़ के भी आता है, क्योंकि हारना कोई नहीं चाहता। और साइकोलॉजिकल प्रेशर भी समझिए, जब एक बच्चे को 5 6 बच्चे 10 बच्चे बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार रहे हैं, तुम पढ़ के आया करो तब हम नहीं हारेंगे, तो निश्चित कोशिश तौर पर कोशिश करेगा कि वो पढ़ के आए, क्योंकि उसकी वजह से वो कभी नहीं चाहेगा कि टीम हारे। पहला। दूसरा, ऐसे बच्चे जो होशियार बच्चे रहते हैं इस पढ़ाई में, वो भी उसकी मदद करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी टीम उसकी वजह से हार जाए, या उनकी टीम को हार का सामना करना पड़े। तो बच्चों में आपसी सामंजस्य स्थापित होता है। बच्चे घर से ही पढ़ के आना चालू कर देते हैं, स्कूल में भी वो रिवीजन करते हैं। क्योंकि जीत हार की बात है, तो हर बच्चा, जैसे मैंने कहा, जीत, या हर व्यक्ति जैसे मैंने कहा जीतना चाहता है, तो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि वो जीते। और देख करके भी बच्चे जो एब्सेंट था, मान लीजिए कोई बच्चा, जब आज एक्टिविटी हुई तो वो देख के समझ गया कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह मरकरी। अब टीचर ऐसे कई सारे क्वेश्चन लिख देते हैं कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन से ग्रह जिसको लाल ग्रह बोलते हैं, किस ग्रह के चारों साइड रिंग है, सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, इत्यादि। तो ऐसे कई सारे प्रश्न टीचर्स बच्चों से पूछते हैं। आइए, आई एम श्योर आपको इनोवेटिव आइडिया अच्छा लगा होगा। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे इनोवेटिव आइडिया की तरफ, जिसका नाम है चक्के पे चक्का। चक्के पे चक्का इनोवेटिव आइडिया दिया और रानू रोशन दास जी ने, जो कि गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खलील कोटे ब्लॉक गंजम से। चक्के पे चक्का अक्सर आपने खेल देखा होगा, जिसमें ये दो तरीके से खिलाया जा सकता है। पहला तो होता है चक्के पे चक्का, जिसपे एक चक्का होता है, उसके बाहर इससे बड़ा चक्का और उसके बाहर एक सबसे बड़ा चक्का होता है। अब टीचर को, मान लीजिए मैं अगर छोटे बच्चों की बात करूं, तो बच्चों को ये बताना है कि एप्पल का लोगो कैसा होता है, मतलब एप्पल का दिखता कैसे एप्पल एज अ फ्रूट, एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है, क्या फॉर एप्पल होता है। इसी तरीके से टीचर ने एक में लिख दिया, बाहर वाले खांचे में मान लीजिए लिख दिया एप स्पेलिंग, दूसरे वाले में ड्रॉ कर दिया सबके शेप, सब फ्रूट्स के शेप, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, ई फॉर डॉग एंड सो ऑन, चिपका दिया उसे। और जो नीचे वाला खांचा होता है उसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से लिख दिया। अब टीचर ने उसे रोटेट कर दिया एक रैंडमली। अब एक बच्चे को बुलाया जाता है और उससे बोला जाता है कि अच्छा ई फॉर क्या होता है बताओ इस पे, और उस पे आपको सेट करना है, आपको सेम लाइन पे लाना है। अब बच्चे घुमाता है ई पे, ई पे फिर वो एलिफेंट का जहाँ पे डिजाइन रहता है, फोटो रहती है, पिक्चर रहती है, उस पिक्चर को लगाता है और फिर एलिफेंट की स्पेलिंग को उसके आगे लगाता है, तीनों के एक सीध में लगाता है। अगर सही लगाता है तो उसे एक मार्क मिलता है, अगर वो गलत लगाता है तो उसकी मार्किंग 0 हो जाती है। टीचर चाहे तो इंडिविजुअली भी खिला सकते हैं, या फिर बच्चों की ग्रुप बना करके, 2 ग्रुप बना करके टीम में टीम की तरह इसको खिला सकते हैं। ये तो पहला तरीका। दूसरा स्पिन गेम कैसा होता है कि उसमें जैसे मैंने कहा इसमें 3 चक्के होते थे, इस वाले में सिर्फ एक सिंगल चक्का होता है और एक कांटा लगा होता है, मतलब घड़ी की तरह इसमें अंक लिखे होते हैं या कोई भी प्रश्न लिखा होता है, और एक कांटा होता है। बच्चा आता है उसे स्पिन करता है और एक कांटा वहीं पे स्टैटिक रहता है, ये स्पिन होते हुए जहां पे आकर के रुकता है, बच्चे को वो आंसर क्वेश्चन का देना पड़ता है। अगर बच्चे ने सही जवाब दिया तो उसको 1 अंक, गलत जवाब दिया तो 0 अंक का होता है।
इस तरीके से बड़ी आसानी से बच्चों को रिवीजन हो जाता है। चक्कर घुमाना है बच्चों को क्योंकि उसमें इंटरेस्ट आता है, मजा आता है रोटेट करने में, तो बच्चे चाहते हैं कि उनकी चांस बार बार आए। और ऑब्वियसली अगर बच्चा चाहता है कि उसकी चांस आए, उससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो चाहता है कि उससे वो चाहेगा कि वो पढ़ करके आए और सही जवाब दे। और टीचर ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप सही जवाब दोगे तो एक बार रोटेट करने को आपको और मिलेगा। जब तक आप सही जवाब देते रहोगे, आप ही स्पिन करते रहोगे, तो उससे बच्चे और फैसिनेट होते हैं कि हम बहुत देर तक स्पिन करते रहेंगे, मैं ही आधे घंटे तक खड़ा रहूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दूंगा एक्सेट्रा। बच्चे फैसिनेट होते हैं और वो खुद कोशिश करते हैं कि वो पढ़ करके आए और सही जवाब दे। तो ये थे आज के 3 इनोवेटिव आइडियाज जो मुझे आपके साथ साझा करने थे। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है इन नवाचारों से संबंधित, तो आप निश्चित तौर पर मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी प्रश्न है इन इनोवेटिव आइडियाज से संबंधित, या फिर कोई आपके अनुभव, कोई एक्सपीरियंसेस है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप निश्चित तौर पर अपने प्रश्न या अपने एक्सपीरियंसेस या फिर अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मेरे साथ नवाचारों के सफर में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें बहुत ध्यान से सुन, कैसन कपड़ा अब्बू कपड़ा लेकर कैसन बना भी सी भी सका में कहां आप हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं, हमारे साथ शामिल होते हैं इस नवाचारों के सफर में। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और हमें उम्मीद है कि आप इन नवाचारों में से जो हम आपसे कई दिनों से साझा करें, जो आप ही की तरह की शिक्षकों के दिए हुए हैं, आप उन नवाचारों में से कम एक नवाचार जो आपको अच्छा लगा उसे अवश्य रूप से अपने विद्यालय में, जब आपके विद्यार्थी विद्यालय आना प्रारंभ कर देंगे, तो आप उसे ध्यान करें। और यकीन मानिए, इन नवाचारों में से अगर आप एक भी कम से कम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसका सकारात्मक परिवर्तन आपको स्वयं, अपने विद्यालय, अपने विद्यार्थियों दोनों में देखने को मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप कम से कम एक नवाचार तो अवश्य क्रियान्वित करेंगे, जिससे हम देश का जो भविष्य है वो और बेहतर कर सके, और हम लगातार, हम और आप मिल करके कुछ बेहतर कर सके देश के लिए। इसी उम्मीद के साथ मैं धीरेन्द्र आज आपसे विदा लेता हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी सोमवार को किसी और केस स्टडी, किसी दूसरे नवाचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।